नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अजमेर पहुंचे, जहां अजमेर के बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर टीकाराम जूली समेत समस्त कांग्रेसी नेताओं व जनप्रतिनिधियों के साथ अधिवक्ताओं द्वारा माल्यार्पण किया गया। वहीं टीकाराम जूली ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि 26 नवंबर देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय संविधान सभा ने पहली बार भारत के संविधान को अपनाया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत सभी कांग्रेसी नेताओं ने भारत के संविधान को मजबूत बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। पड़ोसी देशों की तुलना में भारत का संविधान मजबूत है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से भाजपा की सरकार देश में काबिज हुई है, तब से संविधान को कमजोर करने के साथ ही संविधान को खत्म करने के नारे दिए जा रहे हैं। जो लोग संविधान की प्रतिमा को जलाते हैं, भाजपा हमेशा उन्हीं के साथ खड़ी रहती है। स्वशासित संस्थानों के दुरुपयोग के साथ ही चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रही है। कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष आज सभी ने शपथ ली है और उनका बनाया संविधान हर वर्ग के लोगों के लिए है। संविधान को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो नतीजे आए हैं महाराष्ट्र के, वो चौंकाने वाले हैं। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे के साथ ही हरियाणा के चुनाव के नतीजे की तह तक जाएंगे। चुनाव आयोग को शिकायतें दर्ज करवा दी गई है। कहा कि ईवीएम मशीन 99% अगर चार्ज होती है तो सारे परिणाम भाजपा के लिए जाते हैं। इसको लेकर भी चुनाव आयोग को शिकायत दी गई है। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिला बार एसोसिएशन के चुनाव पर कई बार अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिए, समस्याओं से अवगत भी करवाया, परंतु समय पर कार्य नहीं हो पाया था। इसके लिए विधानसभा में भी कई बार मुद्दा उठा था। ये सारे तथ्य कहीं न कहीं संविधान को कमजोर करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। टीकाराम जूली के आगमन पर सभी कांग्रेसी नेताओं व जनप्रतिनिधियों के साथ अधिवक्ताओं ने माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ और आज मैंने अजमेर आगमन पे सर्वप्रथम बाबा साहब को माल्यार्पण किया है। कल संविधान दिवस है और कल का दिन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत है और मैं ये बात कहना चाहूँगा, जिस संविधान की सोच बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी की थी और उस सोच के साथ ये संविधान देश के अंदर लागू हुआ और इस संविधान को मजबूत करके आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। आज हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सभी जितने भी देश हैं उनके अंदर ऐसा मजबूत लोकतंत्र नहीं है। सब जगह लोकतंत्र को कमज़ोर किया गया, लेकिन यहाँ कांग्रेस के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया गया, संविधान को मजबूत करने का काम किया गया। लेकिन पिछले समय से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, लगातार संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म करने के नारे दिए जा रहे हैं। जो लोग संविधान की प्रतियों को जलाते हैं उनके साथ बीजेपी खड़ी होती है। और देखिए, जो नतीजे आए हैं प्रत्याशित हैं। ऐसे हमारी सोच नहीं थी, न कहीं भी ऐसा कहीं रुझान था, न पब्लिक में ऐसी बात थी। दूसरा झटका हमको लगा है। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी बच्चा कह रहा था, मीडिया कह रहा था, सर्वे कह रहा था, लेकिन परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आ पाए। हम महाराष्ट्र की भी और हरियाणा की भी तह तक जा रहे हैं, गहराई तक जा रहे हैं। ऐसे क्या कारण है? चुनाव आयोग के सामने भी हमने शिकायतें दर्ज कराई है। इस पूरे मामले को हम पूरी स्टडी करवा रहे हैं। ईवीएम को लेकर कुछ कहना चाहिए? देखिए, ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम की बैटरी पे सवाल उठ रहे हैं। जो बात हरियाणा में आई थी वो वापस महाराष्ट्र में भी आई है कि कई बूथ ऐसे हैं जहाँ ईवीएम 99% चार्ज मिली है और जहाँ 99% चार्ज मिली है वहाँ एक तरफा वोट बीजेपी के खाते में गया है। मैं पहले भी इस बात को लेके कहा है और यहाँ तो अजमेर के अंदर तो बड़ा इश्यूज़ भी बना है। लगातार इसके लिए वकील साहिबान एजिटेशन भी कर रहे थे, लिखित में भी दिया है। मैंने खुद भी विधानसभा के अंदर भी ये मामले को उठाया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो नियम और कानून के और संविधान के अनुसार होनी चाहिए, उसको सरकार नहीं करना चाह रही। यही तो मुख्य मुद्दा है। ये सारी चीज़ें संविधान के अंतर्गत हैं, तो उन सबको जो कमज़ोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले भी जोगाराम पटेल जी द्वारा अपने बच्चे की नियुक्ति करा दी गई थी, फिर बाद में उसको वापस किया गया था। ये सारी विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का 813वां उर्स मनाया जाएगा। भारत के मेले में लाखों जायरीन की आवक रहेगी। इसी के तहत जिला प्रशासन मुस्लिम संस्थानों से व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में दरगाह क्षेत्र के स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन भले ही 2 महीने पहले ही उर्स व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंग लेता हो, मगर हालात जस के तस बने हुए हैं। दरगाह इलाके में हर साल अव्यवस्था मेला क्षेत्र में नजर आती है।
खुले बिजली के तार, टूटी फूटी सड़कें और नालियों से बहता गंदा पानी दरगाह क्षेत्र के लोगों की परेशानी का सबब बना रहता है। प्रशासन के आला अधिकारी मेला क्षेत्र का जायजा भी लेते हैं और संबंधित विभागों को समय पर कार्य पूरा करने का आदेश भी देते हैं। स्थानियों के अनुसार प्रशासन की उर्स तैयारियों और व्यवस्था लाल बस्ती तक ही सीमित रहती है। देश विदेश से लाखों जायरीन अजमेर उर्स में पहुंचते हैं। जब उन्हें गंदगी, टूटी फूटी सड़कें, कचरे का ढेर और आसमान में खुली बिजली के तारों का गुच्छा नजर आता है तो जान खतरे में महसूस की जाती है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इस ओर खास ध्यान दे और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे कि अव्यवस्थाओं के बाद सुधार का वीडियो बनाकर अपने कार्य का प्रमाण पेश करें। गरीब नवाज का उर्स मुबारक हर साल होता है और इस बार भी 31 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। और रही बात यहाँ पर देख रेख की या सड़कों की या गलियों की टूट फूट की, तो वो अभी जैसी की तैसी पड़ी है। अभी तक उन पर कोई काम नहीं हुआ। दरगाह क्षेत्र के अंदर काफी जगह ऐसी है, जैसे तारागढ़ जाने का रास्ता है, घोसपाक के चिल्ले को जाने का रास्ता है, या ढाईदिन के झोपड़े की तरफ से जो त्रिपुलिया गेट वगैरह है उस तरफ के जो रास्ते हैं वो काफी टूटे फूटे नजर आ रहा है। रोज आए दिन जायरीन वहां पर जब आते हैं जाते हैं तो उनके पैर भी घायल होते हैं, बच्चे रहते हैं उनके साथ, महिलाएं भी रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी रहते हैं। तो काफी घटनाएं होती रहती हैं और कह के काफी समय से नगर निगम को काफी शिकायतों करने के बावजूद भी कोई नजरअंदाज ही करते रहे हैं आज तक। तो ख्वाजा गरीब नवाज के जब ये उर्स मुबारक होगा, जब लाखों की तादाद में यहाँ पर जायरीन गली गली मिलेगा, आएगा जाएगा, तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं होंगी इसका तो सभी जानते हाल के किस हाल तक होता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक के पहले जो तैयारियां होती थी सड़कों की, गलियों की दरगाह क्षेत्र में, वो अभी तक नहीं हुई है। और तो लिहाजा गुजारिश हमारी यही है कि सड़कों की पूरी मरम्मत होनी चाहिए, गलियों की मरम्मत होनी चाहिए दरगाह क्षेत्र की, जहाँ पे जायरीनों का आना जाना, तारागढ़ से आने वाले जो जायरीन है, ढाईदिन के झोपड़े की तरफ जो आते जाते हैं, त्रिपुलिया गेट की तरफ जो आते जाते जायरीन है, उनको जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, जो घटनाएं उनके साथ आज से गुजर रहे हैं, वो ना हो। अजमेर दक्षिण विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री अनीता भदेल द्वारा लगातार अजमेर में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जहां इसी क्रम में नया घर गुलाबबाड़ी तेजाजी की देवली से कल्याणीपुरा रेलवे फाटक तक सड़क में नाली निर्माण के कार्य का शिलान्यास वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अजमेर दक्षिण विधायक व पूर्व राज्य मंत्री अनीता भदेल द्वारा किया गया। सड़क में नाली निर्माण कार्य की लागत 44 लाख रुपए है। अनीता भदेल ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि पूर्व में इस इलाके में 66 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जो 2-4 दिनों में शुरू हो जाएगा। वहीं इसी बीच विधायक कोष द्वारा 44 लाख रुपए की लागत से सड़क में नाली के निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जाएगा, जहां विपक्ष पर निशाना साधते हुए भदेल ने कहा कि पिछले 2 साल कांग्रेस सरकार में बारिश के समय इस सड़क की हालत जर्जर बनी हुई थी, जिसके लिए हम सभी ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया था, परंतु भजनलाल सरकार में इस सड़क के निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है और जल्द ही ये कार्य पूर्ण होगा, जिससे कि आमजन को राहत की सांस मिलेगी। हमारे कल्याणीपुरा को जाने वाली ये जो मुख्य रोड है, आप देख रहे हैं कि तेजाजी की देवली पर ये सीसी सड़क का काम अभी चल ही रहा है। 66 लाख का ये कंप्लीट होगा, अब कल परसों से इसका काम शुरू होगा। इसके साथ ही तेजाजी की देवली से कल्याणीपुरा रोड जो हमारे 2 वार्डों के बीच की मध्य की रोड है, 44 लाख रुपए की लागत से विधायक कोष से इस सड़क को स्वीकृत किया गया है और पीडब्ल्यूडी द्वारा ये सड़क बनाई जा रही है। तो बहुत फर्स्ट क्लास सड़क बनेगी। पिछले 2 सालों में कांग्रेस के राज में बारिश की वजह से ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई थी। पिछली बार हमने धरना भी दिया था इस सड़क को लेकर के, इसके पानी को लेकर के, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और कांग्रेस की सत्ता बदली और भजनलाल जी की सरकार में आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से सीसी की बहुत 66 लाख की सड़क बन करके अभी कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी और इसके साथ ही 44 लाख रुपए की सड़क भी, ये जिसका आज हमने शिलान्यास किया है, वो 44 लाख रुपए की सड़क भी बनेगी। तो ऐसे करके ये दोनों सड़कें लगभग 1 करोड़ के आसपास की ये दोनों सड़कें हैं, जिसके निर्माण के लिए विधायक की अनुशंसा पर कार्य किया गया है और कुछ दिनों में यहाँ के क्षेत्रवासियों को आवाजाही। नगर निगम अजमेर की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर द्रौपदी कोली के नेतृत्व में सभी कांग्रेस एवं कांग्रेस समर्थक पार्षद सोमवार अजमेर शहर की ज्वलंत समस्याओं एवं आम जन से जुड़ी समस्याओं को लेकर नगर निगम अजमेर में सांकेतिक धरना दिया। अजमेर की नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि सीवरेज व्यवस्था से पूरा अजमेर परेशान है।
भाजपा सरकार के सीसी सड़क के निर्माण कार्य में पूरा भ्रष्टाचार है। सीसी सड़क में अव्यवस्थाएं हैं। अव्यवस्थाओं के कारण सड़क की मिट्टी धंस जाने से दुर्घटना होने की संभावनाएं रहेगी। वही बताया कि सरकार द्वारा फरवरी माह में बजट पास किया गया था। पार्षदों को 50 लाख रुपए की राशि आवंटित होनी थी, परंतु आज दिन तक राशि का आवंटन नहीं हुआ है। इसे लेकर कई बार कमिश्नर को ज्ञापन भी दिए गए, जहां आश्वासन देते हुए 22 नवंबर तक टेंडर पूरा करने को कहा गया। कार्य पूरा नहीं होने के चलते आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा पार्टी लंबे समय से काबिज है, परंतु गंदगी का साम्राज्य चारों तरफ फैला हुआ है। ओवरब्रिज बने हुए हैं, उनके नीचे बनी हुई सड़कों की हालत बेहद खराब है, जबकि ओवरब्रिज के टेंडर में पहले ही उसके नीचे सड़क बनने की राशि आवंटित है। फिर भी वापस टेंडर लाकर सड़क बनवाने का काम शुरू करना जनता के पैसे की बर्बादी है। यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आने वाले समय में आमरण अनशन किया जाएगा। उसमें इतना भ्रष्टाचार है, एक तरह से जो लाइन डलनी थी, आप खुद देख सकते हो, चेंबर कोई सड़क से बहुत ऊंचे है, कोई सड़क से बहुत नीचे है, और जो लाइनें डलनी थी उसके नीचे सीसी डलनी थी, कहीं पे भी सीसी नहीं डाली, इन्होंने पाइप डाल दिए, मिट्टी घस जाएगी, पाइप घस जाएंगे। और पहले भी इन्होंने ऐसा ही करा। आप देख रहे हो, नालों में सीवरेज डाल दी, नालों का गहराई नहीं कर रहे, लोगों को हर बारिश में डूबना पड़ता है, 4-4 फीट पानी भर जाता है लोगों के घरों में, लेकिन इनको केवल बारिश में घूम के उसको इतनी कर देते हैं, कोई नालों की परवाह नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं। और यहाँ तक आप ये देखिए, फरवरी में बजट की जीसी हुई, फरवरी में प्रस्ताव पास हुआ, प्रत्येक पार्षद के 50-50 लाख के काम किए जाएंगे, 2 टुकड़ों में 25 लाख का। आज फरवरी से लेकर दिसंबर हो गया, हर महीने में इनको रिमाइंडर देते हैं, लेकिन दिसंबर आ गया, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी भी पार्षद का टेंडर नहीं किया। आपके रिमाइंडर पे उन्होंने हमको हर बार ये कहते हैं कि 2 दिन बाद टेंडर हो जाएगा, 2 दिन बाद टेंडर हो जाएगा। मैंने 15 तारीख को भी एक ज्ञापन दिया कमिश्नर सर को। मैंने कहा कि सर ये वो तो बोले दिवाली की छुट्टी आ गई। मैंने कहा सर अब आप इसके टेंडर करेंगे। उन्होंने मुझे कहा 22 तक आपके टेंडर हो जाएंगे मैडम, और उसके बाद आज 25 तारीख है, आज से किसी का भी कोई टेंडर नहीं हुआ है पार्षदों का। नगर निगम के बाद भी गड्ढे हो रहे, वही तो हम इनको दिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो हम धरने पे बैठे हैं। इन्होंने कल परसों में ये जो रोड की तशरीह करी है ना, वो भी इन्होंने केवल ऐसे ही ऊपर चेपा चापी कर दी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। टेंडर निकाल रहे करोड़ों के, जबकि टेंडर पहले निकल चुके हैं। एक टेंडर निकलता, उसको रोड को बारिश आती है, खड्डे हो जाते हैं, जबकि टेंडर में लिखा होता है, उसमें सीमा दी होती है, 3 साल उसकी मेंटेनेंस होता है। हर साल ये टेंडर निकालते हैं, वही सड़कें बना देते हैं, अपनी मनमर्जी की सड़कें बनाते हैं, पार्षद कहते रह जाते हैं, उनके क्षेत्र की कोई सड़क नहीं बनाते। बात की गवाही तो अजमेर का जनमानस दे रहा है, रोज नगर निगम को गालियां दे रहा है। सीवरेज बह रहे हैं, सीवरेज गंदे हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़कों का ये हाल है, हर गली में दुर्घटनाएं हो रही है, दिशा ही चेंज हो गई है लोगों की। जिस गली में जाओ उस गली में खड्डे हैं, सड़क खराब है। स्थिति ऐसी है कि नगर निगम आज ऐसे लोगों की दिल से जो बद्दुआ निकल रही है वो नगर निगम के अधिकारियों को लग रही है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता है कि इतने समय से, लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी का अजमेर में बोर्ड है, फिर भी जो अजमेर के बोर्ड को, नगर निगम को जो जन सुविधा के लिए, जनता के लिए चुन करके जनप्रतिनिधियों को नगर निगम में भेजती है, इनका इतने समय से, इतने अंतराल से, कोई 35 साल से बोर्ड है, उसके बावजूद भी आप ये यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. Learn more, less than the time.
black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के ताराचंद कुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुर सेवा घर, सिंधी समाज महासमिति और साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी एवं अजमेर वासी रामचंद गुल्लाबानी, महेश तेजवानी व अन्य भामाशाओं के सहयोग से श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह 8 दिसंबर को साईं बाबा मंदिर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 10 युवक युवतियां विवाह सूत्र में बंधेंगे। पंडितों की देखरेख में विवाह के पूरे कार्य किए जाने के साथ ही बारात मार्ग में क्षत्रिय समाज बंधुओं का स्वागत किया जाएगा। बारात का भव्य स्वागत दोपहर 1 बजे से मंदिर के मध्य द्वार पर समाज व कन्या पक्ष द्वारा किया जाएगा। सामाजिक रस्मों के बाद मुख्य मंदिर के हॉल में विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ फेरों के कार्यक्रम आयोजित होंगे। समारोह सह संयोजक हरिचंदानी ने बताया कि 3 आवासों पर ठहरने के लिए 400 मेहमान, वहीं दूसरी ओर देश भर के 10 युवक युवतियां बंधेंगे। आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण वॉकी टॉकी द्वारा नियंत्रित होगा। 10 वीडियोग्राफर व फोटोग्राफर करेंगे हर पल को कैद। ड्रोन कैमरे से पूरे कार्यक्रम पर रहेगी नजर। पार्किंग व सुरक्षा को सुव्यवस्थित रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड व वेले पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है। श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह का आयोजन 8 दिसंबर को होने जा रहा है। यह जो आयोजन होगा वो साईं बाबा मंदिर में होगा। स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से होने वाले इस कार्यक्रम के अंदर ताराचंद कुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, सिंधी समाज महासमिति, साईं बाबा मंदिर और अजमेर की 32 अन्य संस्था मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम के अंदर सब जगह का भरपूर हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। इनमें सुबह से लेकर शाम तक रीति रिवाज के अनुसार वेदी का कार्यक्रम, दिख का कार्यक्रम व अन्य कार्यक्रम सारे अजमेर में मौसम बदलाव के कारण मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सिर दर्द, बुखार के मरीज बड़ी संख्या में ओपीडी में आ रहे हैं। इसी को देखते हुए अजमेर सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने कहा कि बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़ों का प्रयोग करें। इस मौसम में सिर दर्द, बुखार का प्रकोप ज्यादा रहता है, तो यदि इन बीमारियों से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो तुरंत प्रभाव से चिकित्सक की सलाह लें। सर्दी का मौसम आना शुरू हो गया है। सुबह और शाम तो आप देख ही रहे हैं ठंडक है, लेकिन दिन में थोड़ा गर्म रहता है मौसम। तो ऐसे में लोग सावधानी बरतने में ज़्यादा रहते हैं कि सुबह शाम निकल गए बिना गर्म कपड़ों के तो फिर वो चपेट में आ सकते हैं सर्दी की। और बार बार जो टेम्परेचर बदल रहा है एक ही दिन में पूरे आसपास का, तो उससे भी हमें एक्सपोजर मिलता है। तो मैं तो यही राय दूंगी लोगों को कि थोड़ा गर्म कपड़े पहन के ही निकलें, सर्दी का पूरा ख्याल रखें। और इस मौसम में मेनली तो सर्दी, जुकाम, खांसी इसका प्रकोप रहता है, तो थोड़ा सा भी कुछ होने पे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बिजली निगमों के निजीकरण के विरोध, सीपीएफ कटौती बंद कर जीपीएफ कटौती शुरू करने और जीपीएफ खाते आवंटित करने की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रकट करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय संयोजक विनीत कुमार जैन ने बताया कि राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हाथीभाटा स्थित पावर हाउस पर अजमेर शहर के सभी बिजली कर्मचारी एकत्रित होकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट स्थित उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सहायक अभियंता कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में बताया गया है कि तीनों डिस्कोप में वर्तमान में अधिकतर कार्य आउटसोर्स, एफआरटी, ठेके, सीएलआरसी नाम से निजी भागीदारी द्वारा करवाए जा रहे हैं। निगम के कर्मचारियों की ओर से लगभग 1 साल पहले योजना का फॉर्म भरवाकर सदस्य बना दिया गया, लेकिन अभी तक ओपीएस योजना के राज्य सरकार के आदेश को लागू नहीं किया गया है। सीपीएफ कटौती बंद कर जीपीएफ कटौती शुरू की जानी चाहिए। इस दौरान अजमेर पुष्कर, सराधना, मदार एवं मीटर लेब, आईटी विजिलेंस, स्टोर, लेखाधिकारी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय एवं प्रसारण निगम के सभी कर्मचारी शामिल हुए। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज पूरे राजस्थान के राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और राजस्थान की तीनों विद्युत कंपनी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के हजारों कर्मचारी, जिनकी तादाद लगभग 50 से 60 हजार कर्मचारी हैं, आज अपने अपने उपखंड के अंदर अपने अपने कार्यालय में कार बहिष्कार करते हुए हमने
मुख्यमंत्री के नाम आज एसडीएम को सौंपा है। साथ ही अभी हम सहायक अभियंता महोदय के अपने अपने कार्यालय के सहायक अभियंता महोदय को भी अपना ज्ञापन सौंपेंगे एसीएस ऊर्जा सचिव के नाम। और इसके अंदर हमारी जो मुख्य मांग है वो यह है कि विद्युत कंपनियों में हर काम निजीकरण के नाम से ठेका प्रथा के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही हमारे जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद लगे हैं, आज दिनांक तक उनको जीपीएफ के नंबर अलॉट नहीं किए गए हैं। उनके जीपीएफ नंबर अलॉट करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत और विद्युत निगमों में जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के लिए हमारी अजमेर के कोटड़ा स्थित रामदेव मंदिर के सामने श्री दादी परिवार महिला मंडल अजमेर द्वारा परम पूज्य अग्रकुल शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री झुंझुनू वाली दादी जी का मंगल पाठ व शक्ति दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। लेखा गर्ग ने बताया कि सर्वप्रथम दादी जी का नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। सभी प्रसंग बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए गए। उषा शर्मा ने बताया कि दिसंबर माह में दादी जी की जीवनी पर बनी फिल्म शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। मंगल पाठ का आयोजन बहुत ही उत्साहपूर्वक किया गया। आज दुर्गा रूप लिया, दादी के 113 दीपक से माँ आरती की गई और दादी के 113 दीपक जलाए गए। सभी भक्तगणों ने बहुत झूम के नाच के गा के दादी की चुंदड़ी अर्पण की, सबने मेहंदी लगाई। और एक बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत जल्द दादी की पिक्चर प्रस्तुत होने जा रही है जो दादी के जीवन चरित्र पर आधारित है। सभी भक्तों से निवेदन करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में यह पिक्चर देखें और दादी का पूरा परिचय देखें आप। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।